अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो मैसूर है उसका कॉन्क्वेस्ट देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बंगाल जो है उसका कॉन्क्वेस्ट देखा था, तो हमने पिछले लेक्चर में बंगाल जो है वो कवर कर लिया था। बंगाल के सिलसिले में हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो देखा और आज हम मैसूर जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स बंगाल पर अपना वर्चस्व जमा लेते हैं उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उनमें तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम हैं, बाकी तो पानी कम है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ अब वो बाकी जो प्रोविंसेस है, बाकी जो नेटिव रूलर्स हैं, उन्हें भी हराने की कोशिश करते हैं और दूसरा टारगेट उनका होता है मैसूर। अब मैसूर में वो 4 वॉर लड़ते हैं, 4 बैटल लड़ते हैं। अब यहाँ पर मैसूर जो है वहाँ के जो रूलर थे उनसे उन्हें क्या प्रॉब्लम थी? तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो 2 तरीके की थी कि उन्हें मैसूर जो है वो अपने कब्जे में क्यों चाहिए था। पहली तो थी फ्रेंच फैक्टर, मतलब मैसूर जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी थी फ्रेंच लोगों के पास, क्योंकि फ्रेंच जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जो पौंडीचेरी है वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और उसी के साथ साथ जो फ्रेंच है उनकी प्रॉक्सिमिटी मैसूर से बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि उनका जो पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल इंटरेस्ट है साउथ इंडिया में वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ जो उन्हें सता रही थी वो था कमर्शियल फैक्टर, क्योंकि देखिए जो मालाबार कोस्ट है, जो यहाँ पर मालाबार कोस्ट है वो काफ़ी रिच था और इसलिए मालाबार कोस्ट पर उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पर उन्हें चाहिए थी। उनका राज जो है वो मालाबार कोस्ट पर उन्हें चाहिए था और उसी के साथ साथ ये जो मैसूर है उसके ज़रिए आप इंडियन ओशन जो है उसमें एक्सेस ले लेते हो। इंडियन ओशन में आपको एक्सेस मिल जाएगा तो बट ऑब्वियस है आपकी नेवल सुप्रीमेसी जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो मैसूर है उसकी शुरुआत होती है विजयनगर एम्पायर के साथ। तो सबसे पहले तो हमें विजयनगर एम्पायर जो है वो देखने को मिलता है और फिर विजयनगर एम्पायर जब डिक्लाइन हो जाता है तो स्मॉल डायनेस्टीज जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है और उसके बाद जो वोडेयर डायनेस्टी है मैसूर में वो देखने को मिलती है 1612 से। और इसके जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे कृष्णराज वोडेयर। अब कृष्णराज वोडेयर जो है वो इम्पोर्टेंट किंग थे, लेकिन जो मराठास है उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेजन जो है वो होते रहता था और उसी के साथ यहाँ पर कृष्णराज इनकी डेथ हो जाती है और फिर जो मैसूर है वो हैदर अली के ताबे में आ जाता है। हैदर अली एक सिपाही था मैसूर आर्मी में। अब देखिए, जो मैसूर है उसमें कंटिन्यूसली जो मराठा है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, उसका कंटिन्यूसली यहाँ पर इन्वेजन जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से जो मैसूर है वो काफ़ी वीक हो जाता है और इसके चलते यहाँ पर हैदर अली जो है उसकी यहाँ पर स्थापना हो जाती है। हैदर अली जो है वो यहाँ पर आ जाता है ये बोलकर, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। तो इस तरीके से ये डी फैक्टो रूलर जो है वो बन जाता है और मराठास और निज़ाम को कंट्रोल में लाने के लिए वो काफ़ी टैक्टिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करता है। जैसे कि वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक मूव जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, मतलब इससे संधि कर लो, उससे संधि कर लो, उसी के साथ साथ कुछ पैसे जो है वही दे दो, ये सारी डिप्लोमेटिक मूव जो है वो यहाँ पर करता है। और दूसरे उसके मिलिट्री मूव भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब फ्रेंच की मदद से यहाँ पर वो जो फैक्ट्री है दिंदीगाल में वो यहाँ पर सेटल अप करता है, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो उसके ट्रूप्स है उसे वो ट्रेन करता है वेस्टर्न मेथड पर, तो जिससे कि उसके जो ट्रूप्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम हैदर अली के बारे में देखते हैं तो हैदर अली जो है ये एक अनएजुकेटेड इंसान था, लेकिन उसका जो इंटेलेक्ट था वो काफ़ी स्ट्रांग था।
उसी के साथ साथ वो काफ़ी ब्रिलियंट कमांडर और डिप्लोमेट था। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद दोनों इतने स्ट्रांग रहने के बावजूद यहाँ पर इन्वेजन जो है अपनी डिप्लोमेटिक मूव और मिलिट्री मूव की वजह से उन्हें कंट्रोल में रख पा रहा था। उसी के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है हैदर अली की वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन इतनी सब क्वालिटी होने के बावजूद यहाँ पर जो मैसूर है उसे ब्रिटिशर्स का ग्रहण लग ही जाता है, और इसी के चलते हमें यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो देखने को मिलते हैं। और एंग्लो मैसूर वॉर टोटल चार हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो आइए हम एक एक करके वॉर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 1769 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जो मैसूर है वो कम्प्लीटली डिस्प्यूट में रहता था मराठा, निज़ाम और कर्नाटिक के। अब इसके चलते यहाँ पर ब्रिटिशर जो है उन्हें यहाँ पर एक संधि मिल जाती है। वो ये सोचते हैं कि यार इसका फ़ायदा तो हम उठा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो दुश्मन है उसके दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उसे अप्रोच करते हैं, उसे कहते हैं कि आप एक काम करो, आप हमें जो नॉर्दर्न सरकार है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नॉर्दर्न सरकार है वो आप हमें दे दो, इसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे मैसूर से। मतलब मैसूर से अगर आपके तरफ कोई भी इन्वेजन होता है तो हम यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देंगे। हम आपको बोलते हैं कि आपका बाल बाका नहीं हो सकता है, भले वो सिर का हो या दाढ़ी का हो, आपका बाल जो है वो यहाँ पर बाका हम नहीं होने देंगे। और इसी के वजह से यहाँ पर हमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1767 में देखने को मिलता है। अब वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि जो दोस्त का दोस्त होता है वो हमारा भी दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन होता है वो हमारा भी दुश्मन होता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है वो अलायंस में आ जाते हैं। मतलब जो मराठास है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है और जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर एक अलायंस फॉर्म करते हैं हैदर अली के अगेंस्ट में। लेकिन हैदर अली की जो डिप्लोमेटिक एक थिंकिंग है वो हमने डिस्कस की थी। हैदर अली एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेट था और इस वजह से वो क्या करता है, यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है। वो जो मराठास है उन्हें एक अमाउंट पे कर देता है और उन्हें न्यूट्रल बना देता है, और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उससे वो कहता है कि मैं आपके साथ टेरिटरी जो है वो शेयर कर दूंगा। और इसी के चलते यहाँ पर वो क्या करता है, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर वो नवाब ऑफ कर्नाटिक जो है उस पर पहले अटैक करता है, और उसके बाद यहाँ पर वो इनकी अलायंस के साथ मिलकर जो ब्रिटिशर्स है उन पर हमला कर देता है, उन पर अटैक कर देता है। और इसके वजह से जो ब्रिटिशर्स है उन्हें ह्यूमिलिएटेड डिफीट का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है, जो इंग्लिश है, उनको यहाँ पर ह्यूमिलिएशन के साथ जो हार है उसका सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ हमें ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो देखने को मिलती है। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या होता है, तो यहाँ पर जो प्रिजनर्स है, एक दूसरे के प्रिजनर्स और टेरिटरी उसका यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रिजनर्स रहे हैं, जो भी इन्होंने टेरिटरी जो एक दूसरे की ली है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाती है। उसी के साथ साथ हैदर अली जो है उसे प्रॉमिस किया जाता है ब्रिटिशर्स के तरफ से कि अगर आप पर कोई भी अटैक करता है तो यहाँ पर आपको प्रिवेंट किया जाएगा, आपको यहाँ पर सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। तो ये हमें ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है उसमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो देखिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है उसमें ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने ये वादा किया था जो हैदर अली उसे, कि अगर आप पर कोई भी अटैक करता है तो हम आपको प्रिवेंट करेंगे, हम आपको बचाएंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। मगर जो मराठास है वो यहाँ पर हैदर अली मतलब मैसूर जो है उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर जो है वो उसकी मदद करने नहीं आते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर हैदर अली जो है उसे समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर जो है ये धोखा देने वालों में से है, और इसीलिए वो कहता है कि ब्रिटिशर्स तुमने बोला था साथ निभाओगे, लेकिन तुमने ये साथ यहाँ पर नहीं निभाया। और उसी के साथ साथ हैदर अली जो है वो अपनी फ्रेंडशिप जो फ्रेंच है उनके साथ बढ़ाता है, क्योंकि जो फ्रेंच है वो तो यही बोलते हैं कि हम तो प्यार की मिसाल है, हम तो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के चलते हैदर अली जो फ्रेंच जो है उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है वो यहाँ पर बढ़ती रहती है, और ब्रिटिशर्स को यही रास नहीं आता है और वो बोलते हैं कि आता माजी सटकली। और जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर माहे जो है उसे कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है माहे, और माहे को जो ब्रिटिशर्स है वो कैप्चर कर लेते हैं। और वो कैप्चर करने के बाद जो हैदर अली है उसकी अथॉरिटी को यहाँ पर डायरेक्ट चैलेंज होता है, और जो हैदर अली है वो यहाँ पर देखता है कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो अपने पुराने दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करता है और वो अलायंस बनाता है मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। अब यहाँ पर ब्रिटिशर जो है उन्हें पता रहता है कि
ये जो हैदर अली है इसके डिप्लोमेटिक मूव्स काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक मूव्स जो है ये भी स्ट्रांग बना लेते हैं और बोलते हैं कि अब हमारी बारी। मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर जो है, जो कि सर इरकुट इसके कंट्रोल में ये सब कुछ हो रहा था, तो ये क्या करता है, ये जो अलायंस यहाँ पर फॉर्म किया गया था इसे डिटैच कर देता है और जो मराठास और निज़ाम है उसे प्रिवेंट करता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। मतलब उनकी जो आर्मी है वो पहुँच ही नहीं पाती है, सिर्फ जो हैदर अली है वो यहाँ पर पहुँच पाता है और फिर इस पर क्या करते हैं, वो इस पर अटैक कर देते हैं। अब हैदर अली की डेथ जो है वो इसमें नहीं होती है, उसकी डेथ जो है वो कैंसर की वजह से हो जाती है। यहाँ पर हैदर अली की जो डेथ है ये तो हो जाती है वॉर के बीच में ही। अब इस वजह से क्या होता है, जो वॉर कंटिन्यू है वो उसका बेटा मतलब टीपू सुल्तान जो है वो करता है, लेकिन ये वॉर कंटिन्यू चलते रहने की वजह से कोई इसका परिणाम जो है वो निकल कर नहीं आता है। दोनों इससे त्रस्त हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स भी और उसी के साथ साथ टीपू सुल्तान भी। और इसीलिए यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो यहाँ पर साइन की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो यहाँ पर साइन की जाती है। और इस ट्रीटी के चलते यहाँ पर जो इनकन्क्लूसिव वॉर है उसे यहाँ पर दोनों पीस जो है वो यहाँ पर बता देते हैं कि भैया यहाँ पर हमारे दोनों के साइड से यहाँ पर पीस आ गया है, यहाँ पर ये जो वॉर है इसका कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल पा रहा है। और उसी के साथ साथ इस ट्रीटी के अंतर्गत जो भी टेरिटरीज जो है वो ली गई थी फिर से उसे वापस दे दी जाती है। मतलब जो ब्रिटिशर्स इनकी टेरिटरी लेते हैं वो भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि माहे जो है वो अपने ताबे में ले लेते हैं तो वो भी दे दी जाती है। और जो टीपू सुल्तान है या हैदर अली है उसके द्वारा जो यहाँ पर टेरिटरी ली गई थी वो भी फिर से ब्रिटिशर जो है उन्हें दे दी जाती है। मतलब ये जो वॉर था ये इनकन्क्लूसिव रहता है, इससे किसी को भी कोई फ़ायदा या फिर नुकसान नहीं होता है। तो अब यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पर। तो अब यहाँ पर दो एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पर, जो कि 1789 से लेकर 1792 के बीच में चलता है। अब देखिए बेसिकली होता क्यों है। अब जो ब्रिटिशर्स है और मैसूर है इनके बीच में दो वॉर हो चुके हैं और इसलिए ये काफ़ी हॉस्टाइल होते हैं, है ना, ट्रेडिशनल हॉस्टाइल हो जाते हैं। ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी इनके बीच में हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टीपू सुल्तान है वो कुछ यहाँ पर ऐसे स्टेप्स लेता है जिसकी वजह से ब्रिटिशर जो है उनका दिमाग यहाँ पर ठनक जाता है। जो टीपू सुल्तान है वो काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर लाता है। उसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट में ये एक्सटर्नल असिस्टेंस भी लेने की कोशिश करता है। और एक्सटर्नल असिस्टेंस लेने के लिए जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स है उसे वो टर्की, फ्रांस यहाँ पर भेजता है। और ये पता चलने के बाद जो गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस उसे यहाँ पर एक खतरे की घंटी नज़र आती है और इसलिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है कि कब यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और जो मैसूर है उस पर मैं वॉर डिक्लेयर करूँ। अब इसी बीच यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रेट ऑफ तावनकोर है, जो स्ट्रेट ऑफ तावनकोर है वो कैन्नौर उसे परचेस कर लेता है। जो कैन्नोरे है उसे परचेस कर लेता है डच से। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रिटिशर का कोई लेना देना है क्या? नहीं है। यहाँ पर चीज़ किस में चल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेट ऑफ त्रावणकोर है वो जो कैन्नौर है उसे परचेस कर लेता है डच से। अब ये किसके अंडर में आ रहा है? ये टीपू सुल्तान के अंडर में आ रहा है। इसलिए टीपू सुल्तान जो है वो बोलता है कि भैया ये तो तुमने गलत कर दिया, अब तो तुम गए, मतलब कि जो मेरे अंडर में आ रहा है तो वो तुम यहाँ पर परचेस कर रहे हो, वो तुम यहाँ पर खरीदारी कर रहे हो, तो ये तो उसकी सोवेरेन राइट जो है उसका वायलेशन वो मानता है। और इसी के चलते यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है वो त्रावणकोर पर अटैक करने की सोच लेता है। और त्रावणकोर पर अटैक करने के लिए यहाँ पर ब्रिटिशर जो है वो तो ढूंढ ही रहे थे कि कब यहाँ पर झगड़ा जो है वो हो और कब हम यहाँ पर बीच में अड़थड़ा बने। और इसी के चलते यहाँ पर होता क्या है, ब्रिटिश और त्रावणकोर जो है वो साथ में मिलकर जो टीपू सुल्तान है उसका यहाँ पर सामना करते हैं। और ब्रिटिशर्स और स्टेट ऑफ त्रावणकोर वो यहाँ पर वॉर डिक्लेयर करते हैं टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि इस वॉर में जो मराठा है और निज़ाम है वो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने साइड से शामिल कर लेते हैं, जिसके वजह से जो टीपू सुल्तान है उसकी यहाँ पर हार हो जाती है। और जैसा कि यहाँ पर टीपू सुल्तान बोल भी रहा है कि एक साथ नहीं आते ना तो तुमको दिखाता। और टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पर बेसिकली इसकी हार क्यों हुई, क्योंकि तीन जो आर्मीज़ है ब्रिटिशर्स की, एक तो थी ही, मराठास की और निज़ाम की, तीनों की एक साथ यहाँ पर आ जाती है और इस वजह से टीपू सुल्तान जो है उसे हार का सामना करना पड़ता है। और इसी हार के साथ उसे काफ़ी ह्यूमिलिएशन की ट्रीटी जो है वो भी साइन करनी पड़ती है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम 1792 में।
अब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम जो है, इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हाफ ऑफ द मैसूर जो है वो उससे छीन लिया जाता है, वो उससे ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये है 1792 में जो मैसूर की बाउंड्री लाइन। नहीं तो पहले कितना बड़ा था मैसूर, लेकिन अब देखिए अब कितना सिमट कर रह गया है। जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है उतना रह गया है मैसूर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपनी है 1792 में, उससे ये सारी जो जगह हैं वो यहाँ पर चली जाती है। उसी के साथ साथ मराठास जो है उन्हें ये जो एरियाज़ है ये यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर निज़ाम जो है उसे भी काफ़ी कुछ जो एरियाज़ है वो यहाँ पर दे दी जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैसूर है उसकी आधे से ज़्यादा टेरिटरी जो है वो उसे छीन ली जाती है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर जो वॉर डैमेज है वो भी उससे मांगा जाता है 3 करोड़ 30 लाख। इतना अमाउंट जो है वो वॉर डैमेज के रूप में उससे मांगा जाता है। आधा पैसा जो है वो इमीडिएटली भरने को कहा जाता है और बाकी बचा हुआ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में देने को कहा जाता है। अब टीपू सुल्तान जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहिए, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो टीपू सुल्तान के जो 2 बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर हॉस्टेज के रूप में ले लिए जाते हैं। तो देखिए यूपीएससी 2019 में जो प्रीलिम्स है उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम जो है उसमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो आपको जो ट्रीटी है उसमें क्या क्या हुआ है, उसके कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स है, वो भी आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान के जो दोनों बच्चे हैं उन्हें एज अ हॉस्टेज यहाँ पर ले लिया जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा कि भैया जब तुम यहाँ पर पैसे दे दोगे तब यहाँ पर बच्चे जो है अपने तुम लेकर जा सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी के साथ जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पर, जो कि 1798 से 1799 तक चलता है। अब देखिए टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान उसे वो जो एक ह्यूमिलिएशन है वो बार बार सताते रहता है। और यहाँ पर टीपू सुल्तान क्या करता है कि जब हिंदू रूलर वोडेयर डायनेस्टी का मर जाता है तो टीपू सुल्तान जो है वो वोडेयर माइनर को, जो उसका बच्चा है, उसे यहाँ पर थ्रोन में बिठाने से मना कर देता है और खुद को सुल्तान जो है वो डिक्लेयर कर देता है। और फिर उसके साथ गाना गाता है कि 7 आसमां झीले 7 समंदर पीले 7 सुरों में कर दे ऐलान। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है वो जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उसकी हुई थी उसका बदला लेने की यहाँ पर कोशिश में लग जाता है। वो अपनी नेवी को यहाँ पर काफ़ी मॉडर्नाइज करता है और यहाँ पर मॉडर्नाइज करने के साथ साथ जो फ्रेंच है उनके साथ उसकी जो फ्रेंडशिप है वो भी बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वेलेस्ली है, क्योंकि अब तक वेलेस्ली जो है वो यहाँ पर आ चुका था, वेलेस्ली को ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के साथ अपनी फ्रेंडशिप यहाँ पर बढ़ा रहा है और अगर वो इंडिपेंडेंट रहता है तो हमारे लिए खतरा रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर वेलेस्ली जो है वो बोलता है कि ज़्यादा उछल रहा है, सब्सिडरी अलायंस जो है साइन करवाना पड़ेगा। अब ये सब्सिडरी अलायंस बेसिकली क्या होता है, तो सब्सिडरी अलायंस जो है उसके हमें 3 टप्पे देखने को मिलते हैं। पहला तो यह है कि जो रूलर सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेगा उसे यहाँ पर परमानेंट, जो ब्रिटिश आर्मी है उसके एरिया में परमानेंट उसका अग्रेशन जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर एक रूलर है उसने अगर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है सब्सिडरी अलायंस, तो जो ब्रिटिशर्स है उनके यहाँ पर मिलिट्री जो आर्मी है वो उसे प्रोटेक्ट में लग जाएगी, उसे वो प्रोटेक्ट करेगी, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसका पैसा जो रूलर है उसे देना पड़ेगा। मतलब इससे जो ब्रिटिशर्स है उनका क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले तो उनके जो आर्मी सोल्जर्स है वो तैनात रहेंगे और उनका जो खर्चा है वो ये नेटिव रूलर जो है वही संभालेगा। उसी के साथ साथ जो इंडियन रूलर है वो यूरोपियन को, किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है उसकी सर्विस में बिना ब्रिटिशर्स के अप्रूवल के। ये दूसरा फीचर हमें देखने को मिलता है। तीसरा फीचर क्या है कि वो इंडियन रूलर जो है किसी और के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नर जनरल के परमिशन के। अब देखिए बट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिफेंस, है ना। मतलब अगर यहाँ पर एक जो एक नेटिव रूलर है उसे अगर प्रोटेक्ट करने वाले जो है वो यूरोपियन आर्मी है तो फिर वो किसी और नेटिव रूलर पर जो वॉर है वो डिक्लेयर कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये जो लोग हैं ये यूरोपियन लोग हैं, ये बोलेंगे हमें नहीं लड़ना है, तो क्या होगा, ये तो हार जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर पूरी तरीके से जो यूरोपियन है, जो ब्रिटिशर्स है, उनका ये पपेट बनकर रह जाता है। तो ये 3 टप्पे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सब्सिडरी अलायंस के। पहला क्या है कि यहाँ पर जो रूलर है वो कंपेल्ड किया जाता है कि उसे परमानेंट जो ब्रिटिश आर्मी का अग्रेशन है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी टेरिटरी में, और उसे उसका जो पैसा है, मेंटेनेंस है, वो भी देना पड़ेगा।
दूसरा क्या है, इंडियन रूलर जो है वो किसी भी यूरोपियन को बिना ब्रिटिश के परमिशन के वो उसे एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकता है। और तीसरा क्या है कि यहाँ पर अगर उसे निगोशिएट करना है तो बिना गवर्नर जनरल के परमिशन के वो किसी से कंसल्ट भी नहीं कर सकता है, निगोशिएट भी नहीं कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट वो अब पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है ब्रिटिशर्स का। तो अब वे जो वेलेस्ली है वो ये चाहता था कि टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर ले, लेकिन टीपू सुल्तान जो है उसे ये पता था कि अगर मैंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली तो मेरी सोवर्निटी, मेरा इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चला जाएगा, और ये टीपू सुल्तान को बिल्कुल गवारा नहीं था। और इसी के चलते यहाँ पर हमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो देखने को मिलता है। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अलायंस हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में। अब पहले भी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर भी हमें इन्हीं तीनों का अलायंस जो है वो देखने को मिला था, और हैदर अली क्या करता है, हैदर अली इनका अलायंस जो है वो ब्रेक कर देता है। मगर इस बार वैसा नहीं होता है। इस बार क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उसने ऑलरेडी यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन की हुई होती है ट्रीटी ऑफ हैदराबाद में, और इसके वजह से यहाँ पर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसे यहाँ पर जो अलायंस है उसमें उतरना ही होता है। उसी के साथ साथ जो मराठास है उन्हें यहाँ पर हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है वो प्रॉमिस कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर जो है कोई स्कोप ही नहीं रखते हैं कि टीपू सुल्तान जो है कोई यहाँ पर निगोशिएशन कर ही नहीं पाएगा। हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है वो यहाँ पर मराठास को दे देने का वादा जो है वो किया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर अलायंस जो है वो इकट्ठा रहता है और इकट्ठा यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है उस पर अटैक किया जाता है। अब पहले ही जो मैसूर है वो पूरा श्रिंक हुआ रहता है, उसकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक हुई रहती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। अब यहाँ पर जो फोर्थ होता है उसमें जब तीनों यहाँ पर एक साथ आ जाते हैं तो टीपू सुल्तान जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, और ये वॉर जो होता है उसमें उसकी डेथ हो जाती है। उसका एक फेमस कोट है कि बेटर टू लीव अ डे एज अ लायन देन अ लाइफ टाइम एज अ शिप, और ये ब्रेवली लड़ते हुए इसकी जो डेथ है वो हो जाती है वॉर में। और जब टीपू सुल्तान जो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर जो है उन्हें वेल्लोर में कन्फाइंड कर लिया जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर मैसूर जो है उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है वोडेयार डायनेस्टी को। मतलब यहाँ पर टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मैसूर का क्या होता है, तो जैसा कि जो मराठास है उन्हें वादा किया गया था कि जो टेरिटरी है वो यहाँ पर मराठास को दी जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वोडेयार डायनेस्टी है उसके जो माइनर रूलर है कृष्णराज III उसे यहाँ पर थ्रोन पर बिठा दिया जाता है, और ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब मैसूर जो है वो भी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के ताबे में आ जाता है। फिर 1831 में क्या होता है, विलियम बेंटिक जो है वो मैसूर को, यहाँ पर मैसूर का जो पूरा कंट्रोल है अपने ताबे में ले लेता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। और फिर 1881 में क्या होता है कि यहाँ पर लॉर्ड रिपन जो है वो ये जो किंगडम है इसे रिस्टोर कर लेता है उसके रूलर को फिर से वहाँ पर बिठाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं। अब फर्स्ट यहाँ पर हुआ था, ईयर कौन सा है, तो वो है 1767 से 1769। इसका रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि इंग्लिश जो है उन्हें यहाँ पर एडवांटेज लेना था जो ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी है बिटवीन निज़ाम, मराठा और मैसूर, तो इसके चलते यहाँ पर वो अटैक करते हैं। लेकिन हैदर अली जो है वो यहाँ पर मराठास को और निज़ाम को अपनी तरफ ले लेता है, अलायंस ब्रेक कर लेता है, और इसीलिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी ह्यूमिलिएटिंग यहाँ पर डिफीट हो जाती है, और उसके साथ यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो साइन किया जाता है। अब यहाँ पर वॉर जो है, यहाँ पर हैदर अली जो है वो विक्ट्रियस रहता है ना, इनकन्क्लूसिव था, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भी हैदर अली जो है उसकी यहाँ पर जीत हो जाती है। सेकेंड देखते हैं तो वो हमें 1780 से 84 के बीच में देखने को मिलता है। मैसूर वॉर क्यों होता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये वादा करते हैं कि अगर हैदर अली पर कोई भी अटैक करता है तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन जो मराठास है वो यहाँ पर अटैक करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो साथ नहीं देते हैं, मतलब जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है उसका ब्रीच कर देते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर जो हैदर अली है वो फ्रेंच के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, और ब्रिटिशर जो है वो माहे पर कब्जा कर लेते हैं। और माहे पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर जो हैदर अली है उसकी यहाँ पर बीच में ही कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। जो टीपू सुल्तान है वो वहाँ पर आ जाता है, और ये इनकन्क्लूसिव वॉर होता है, और फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो यहाँ पर साइन कर ली जाती है, और हैदर अली जो है कैंसर से डेथ हो जाती है। टीपू सुल्तान कंटिन्यू करता है, लेकिन वॉर जो है वो इनकन्क्लूसिव रहता है। अब अगर हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं तो वो हमें 1789 से लेकर 92 के बीच में देखने को मिलता है। डिस्प्यूट जो है वो स्टेट ऑफ तवेनकोर और मैसूर के बीच में होता है ना, क्योंकि एक जो टेरिटरी है वो यहाँ पर खरीदी बेची जाती है।
अब इसी के चलते टीपू सुल्तान जो है उसे अपनी सोवरेनिटी पर खतरा नजर आता है और इसीलिए वो अटैक करता है स्टेट ऑफ तवनकोर पर। ब्रिटिशर जो है वो तो इसी की राह देख रहे थे, वो यहाँ पर अटैक कर लेते हैं और साथ में निजाम और जो मराठा है वो भी इसे ज्वाइन कर लेते हैं और इसके चलते यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है उसकी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो जाती है और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम जो है वो साइन की जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो यहाँ पर मैसूर की चली जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उन लोगों में। उसी के साथ साथ जो मतलब पैसा है, अमाउंट है, वो भी अच्छा खासा लिया जाता है, मतलब 3 करोड़ 30 लाख के आसपास जो पैसा है वो टीपू सुल्तान से लिया जाता है और आधा पैसा जो है वो इमीडिएटली लिया जाता है, आधा पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट में देने की बात होती है। और इसी के चलते हॉस्टेज के रूप में जो 2 बच्चे हैं, सन है टीपू सुल्तान के, उन्हें रख लिया जाता है। और फिर आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 से लेकर 1799 के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टीपू सुल्तान की जो फ्रेंडशिप है फ्रेंच के साथ वो ज़्यादा होने लगती है। टीपू सुल्तान के दिमाग में जो डिफीट है, ह्यूमिलेटिंग डिफीट है, वो चलती रहती है और इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो नहीं चाहते थे कि जो मैसूर है वो इंडिपेंडेंट रहे, इसीलिए वो सब्सिडरी अलायंस साइन करने को कहते हैं, जो टीपू सुल्तान नहीं करता है। और इसीलिए यहाँ पर जो अटैक है वो किया जाता है और टीपू सुल्तान की ब्रेवली लड़ते हुए डेथ हो जाती है। फिर वोडेयार फैमिली जो है उसका माइनर सन, उसे यहाँ पर रूलर के तौर पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपकी 1-2 बार रिवीजन हो जाती है, उसके बाद फाइनली जब आप एग्जाम में जाने वाले होते हो तो आप अगर ये टेबल जो है यही अगर पढ़ लोगे तो आपको ईजिली सब कुछ याद आ जाएगा। तो अब देखिए, थोड़ा बहुत हम टीपू सुल्तान जो है उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसने कई सारे एडवांसमेंट किए हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली भी काफ़ी कुछ किया है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी काफ़ी कुछ किया है, साइंटिफिकली भी काफ़ी कुछ किया है, आर्मी के रूप में भी काफ़ी कुछ किया है और रिलीजियस पीयर में भी काफ़ी कुछ किया है। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिकली एडवांसमेंट जो है उसने कौन कौन से की। तो यहाँ पर उन्हें कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो है उसकी शुरुआत की थी और उसी के साथ साथ उसने मॉडर्न इंडस्ट्री जो है उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ट्रेडिंग कंपनी जो है वो यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश की यूरोपियन कंपनीज के पैटर्न पर। उसी के साथ साथ मॉडर्न आर्मी जो है उसके भी लिए भी उसने काफ़ी कुछ किया है, जैसे आर्मी जो है यूरोपियन मॉडल पर उसने यहाँ पर ट्रेन करना शुरू किया। इफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम पर उसने एम्फेसिस दिया, नेवल फोर्सेज जो है उस पर उसने एम्फेसिस दिया। फ्रेंच ऑफिशियल जो है उसे एम्प्लॉयड किया उसने, ताकि उसके जो ट्रूप्स हैं उसे वो ट्रेन कर सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम साइंटिफिक एडवांसमेंट देखते हैं तो टीपू जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें उसने काफ़ी कुछ किया है, मतलब उसे क्रेडिट दिया जाता है एज अ पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। उसने नए कैलेंडर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, नई सिस्टम ऑफ कॉइनेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया और उसी के साथ साथ वेट्स और मेजर जो है उसकी भी नए स्केल यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब देखिए, एग्जाम में आपको यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि टीपू सुल्तान ने नीचे दिए गए में से क्या क्या किया है। तो ये सारे आपको फीचर जो है वो दे दिए जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कौन सा यहाँ पर टीपू सुल्तान ने किया है, कौन सा नहीं किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो उसने वेस्टर्न मेथड जो है एडमिनिस्ट्रेशन में वो यहाँ पर लेकर आई। डेमोक्रेसी जो है उसे काफ़ी पसंद थी और उसी के साथ साथ उसने जैकोबियन क्लब जो है उसका वो मेंबर था और उसने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो भी प्लांट की थी सेरिंगपट्टम में। अगर हम बात करते हैं रिलीजियस पीयर पर तो वो एक सेक्युलर था और उसी के साथ साथ उसने यहाँ पर गॉडेस शारदा जो है उनकी मूर्ति यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए पैसे जो है वो भी यहाँ पर दिए थे। तो यहाँ पर हमारा मैसूर जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मराठास जो है उनके बारे में देखेंगे कि मराठास उन पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी सोवरेनिटी कैसे हासिल की।